2023 में मेरी जॉब शुरू हो रही है, तो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करने चाहिए? अगर मेरी सैलरी 50,000 से कम है, अभी कोई लोन भी नहीं है। देखिए, पहले तो बहुत खुशी की बात है कि 2023 में आपकी नौकरी शुरू होने जा रही है, आप कमाना शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सैलरी जब मिलती है तो खुशी तो बहुत होती है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि उस सैलरी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के होना चाहिए। बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, पर एक रूल जो होता है 50-30-20 का, 50-30-20 जिसको रूल कहते हैं, उस रूल को पहली सैलरी से ही निकाल देना चाहिए या उसको अपनी सैलरी को उसमें से हो के जाना चाहिए। आपने जो नई सैलरी में से अपनों के लिए, घर वालों के लिए सामान खरीदना है, गिफ्ट खरीदने, वो अलग बात है, पर 50% आपकी ज़रूरतों के लिए, 30% आपकी वांट्स, इसको ज़रूरतें नहीं कहते, हम कहते हैं आपके मन में कोई इच्छा है, कोई मोबाइल लेना है, कोई और चीज़ ऐसी सोची हुई है लेनी है, और 20% पहली ही सैलरी से सेविंग्स में जाना शुरू हो जाना चाहिए। और यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि सेविंग्स को वो सोचते हैं ये अभी से क्या करना है, ये तो बुढ़ापे का काम है, ये तो मिडिल एज का काम है। सेविंग पहले दिन से ही होनी चाहिए। और सेविंग को बहुत अहम बात यह है कि खर्चा मान के सेविंग्स के पैसे अलग निकाल देने चाहिए। अगर मेरी सैलरी 35,000 से 40,000 के बीच है और मुझे शुरू से ही इन्वेस्टमेंट करनी है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सा सही होगा? देखिए, अगर सैलरी 35-40 हज़ार के करीब है और शुरू से आप करना चाहते हैं, अब ये तो डिपेंड करता है कि आपके खर्चे कितने हैं। मान लीजिए आपको उसमें से, मैं मान के चलता हूं कि आपके करीब 5 से 7 हज़ार रुपये बचते हैं, किराया, खाना पीना, घूमना फिरना सब निकाल के अगर इतने पैसे बचते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका लॉन्ग टर्म के लिए जो रहेगा, आपने सुना होगा, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। ये एक किस्म का म्यूचुअल फंड होता है और इसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप डाल सकते हैं। ये आप ड्यूरेशन जो है, महीने, 2 महीने बाद भी कर सकते हैं, 3 महीने बाद भी कर सकते हैं, कुछ लोग तो 15-15 दिन बाद भी करते हैं। तो एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए जो कि आपकी सैलरी में से निकल के वहां जमा होता जाए। आपको हैरानी होगी सुन के कि ये अमाउंट जिन लोगों ने अपनी नौकरी शुरू होते ही करा है, आज वो लोग करोड़पति बन चुके हैं। कैसे? क्योंकि हर महीने जो अमाउंट जाता है, ये म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक में, डेट्स में और भी जगह, इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी लोग लगाते हैं। उस सब में मिला के इस पे जो रिटर्न आता है, वो रिटर्न मैंने जो देखा है 8% से लेके 20 से 25% तक है। वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है कि कितना आपने स्टॉक में लगाया है, कितना आपने डेट्स में लगाया है। कुल मिला के जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि नौकरी में पहली सैलरी जब मिले 2023 में आपको अपनी, उसमें से खर्चा मान के इतने पैसे निकाल दीजिए। जितने आप खर्चे के लिए निकालते हैं ना, ऐसे ही सेविंग्स के लिए निकाल के एक अच्छा SIP सेलेक्ट करके और उसमें पैसा लगाना शुरू कर दें, जिससे कि ये रेगुलर बेसिस पे आपकी सैलरी से जाता रहे। जब सैलरी कम पड़ जाती है तो हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। खासतौर से जब न्यू ईयर आ रहा है तो खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर क्रेडिट कार्ड का भुगतान हमने समय पर नहीं किया तो ये कितना बुरा हो सकता है हमारे लिए? बहुत कन्वीनियंट है क्रेडिट कार्ड, नाम ही क्रेडिट कार्ड है। उधार मतलब आपने पैसा दिया और पैसा असल में आपकी जेब से उस टाइम तो कम से कम नहीं गया, पर वो जो 2-3-4 हफ्ते बाद जो बिल आता है, उससे हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उसको टाइम पे नहीं पे किया तो आपसे बहुत भारी भरकम इंटरेस्ट वसूला जाता है, और ये इंटरेस्ट 2.5 से 3-3.5% पर मंथ भी हो सकता है। जी हाँ, ये वही रेट है जो कि पुराने साहूकार लोगों से वसूला करते थे। कुछ ऐसा ही रेट क्रेडिट कार्ड में जाता है। बात यही खत्म नहीं होती है, आपके ऊपर फाइनेंस चार्जेस भी लगाए जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी जब आपको उधार देती है तो उसके ऊपर फाइनेंस चार्जेस भी लगते हैं। यही नहीं, उस चार्जेस के ऊपर GST भी लगता है। कुल मिला के देखें तो बहुत भारी भरकम जुर्माना लगता है। और अगर आप और लंबे टाइम तक पे नहीं करते हैं तो आपने सुना होगा आपकी एक सिबिल रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग मतलब आपकी मार्केट में लोन लेने की जो रेटिंग है कि कोई भी एजेंसी आपको लोन क्यों देगी, आसानी से देगी, मुश्किल से देगी, आपको क्रेडिट कार्ड दूसरा मुश्किल से मिलेगा, आसानी से मिलेगा, आपकी सिबिल रेटिंग भी इससे गिरती है। प्लस आप एक डेट ट्रैप, जिसको हम एक लोन का व्यू चक्र कहते हैं, उसमें भी आप फंस जाते हैं। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों से मेरी ये सलाह है कि आप उसका या तो रेगुलर बेसिस पे डेट आने से पहले पेमेंट कर दें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा ये दिमाग में रख के चलें कि अगर आप उसको रोल ओवर कर रहे हैं, मतलब डेट के आगे जा रहे हैं, तो कितना इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस बात को आपको हमेशा
संज्ञान लेना चाहिए, इसको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपको एक ऐसा झटका लगेगा जो कि आप अपनी स्टेटमेंट को देख के हिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड को रोल ओवर करने से पहले, क्रेडिट कार्ड को वाकई में एक उधार बनाने से पहले सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि वो 2-3 क्रेडिट कार्ड रखते हैं और एक क्रेडिट कार्ड का बैलेंस दूसरे पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या ये तरीका सही है? देखिए, एक पुरानी कहावत है, इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर, मतलब सिर बदलते जाते हैं, टोपी वही रहती है। कर सकते हैं, अगर आपको इमरजेंसी है, आपके पास 2-3 कार्ड्स हैं और मान लीजिए एक कार्ड की डेट आ गई है, आप उसको दूसरे पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो दूसरे का उधार चढ़ जाता है। ये ठीक है, कुछ लोग करते हैं, क्योंकि जब अलग अलग डेट्स पे ड्यू डेट होती है तो इसका फ़ायदा लोग उठाते हैं कि मान लीजिए 15 तारीख तक एक पे कर दिया और मुझे 28-29 तारीख तक दूसरे पे टाइम है, तो 14 तारीख आते ही दूसरे पे टॉस कर दिया, फिर 28 तीसरा क्रेडिट कार्ड है, उसकी डेट मान लीजिए 8-10 तारीख है, फिर उस पर ट्रांसफ़र कर दिया। कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जब आप ऐसा करेंगे तो इसमें 2 नुकसान है। एक तो कभी ना कभी इसमें डिफॉल्ट होने का डर है, मतलब आपने वो टॉस नहीं किया, देर हो गई, आपके ऊपर फाइनेंस चार्जेस लग जाएंगे, आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। दूसरा, जब आप दूसरे पे रोल ओवर करेंगे और उसकी डेट आप मिस कर गए, तो आप समझ लीजिए आप डबल डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, आपके ऊपर वो चार्जेस लग सकते हैं। मुझे लगता है 2-3 क्रेडिट वालों को ये तरीका जब भी लगाना चाहिए अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी खड़ी हो गई, मान लीजिए आप किसी वजह से बहुत एक्सट्रीम कारणों से आप नहीं पे कर पाए, तब आप ये टॉस ओवर करिए, वरना ऐसा नहीं करना चाहिए इमरजेंसी को छोड़कर। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि 50-30-20 का जो कैलकुलेशन होता है वो अच्छा होता है, तो क्या ये उनको ही फॉलो करना चाहिए जिनकी सैलरी कम है, या उनके लिए भी सही है जिनकी सैलरी ज्यादा है? देखिए, 50-30-20 एक जनरल रूल है। अब पर्सन टू पर्सन हम देखें, व्यक्ति और 2 व्यक्ति 3 व्यक्तियों को हम लें, तो हर किसी के खर्चे अलग किस्म के होते हैं। कोई किराया देता है, कोई किराया नहीं देता, कोई अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, किसी का खाने पीने का खर्चा ज़्यादा है, किसी का कपड़ों वगैरह की शॉपिंग का खर्चा ज़्यादा है, किसी के किचन के खर्चे ज़्यादा हैं, किसी के बच्चों के एजुकेशन के खर्चे ज़्यादा हैं, कुछ लोग घूमने फिरने में ज़्यादा खर्चना पसंद करते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसीलिए 50-30-20 का एक जनरल रूल बनाया गया है कि जब भी आपकी सैलरी आए तो उसमें से आधा तो आपकी जो ज़रूरतें हैं, मतलब ज़रूरतें हम उनको कहते हैं जिनके बिना आपका गुजारा नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूं, जैसे कि आपके किचन के खर्चे हैं, आपने राशन पानी घर के ग्रोसरीज लेके आने हैं, जिन किराया आपने देना है, जिनके बच्चों की स्कूल की फीस देनी है वगैरह, जिनके बिना आपका गुजारा नहीं, मतलब अगर आप ये नहीं किया तो आपका जीना ही कठिन हो जाएगा। उसको हम 50% कैटेगरी में डाल देते हैं। 30% हम उनमें जानते हैं जो हमारी जिंदगी की ख्वाहिशें हैं। अब ख्वाहिशें क्या होती है? मान लीजिए किसी ने अपना फ़ोन चेंज करना है, किसी को कहीं छोटा मोटा एक ट्रिप जाने का शौक है, पर वो सैलरी कम होने की वजह से नहीं जा पा रहा, 10-20-50 हज़ार रुपए खर्च होंगे, अभी नहीं है। किसी को कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है घर में, मान लीजिए फ्रिज या कोई ऐसा टीवी या कोई ऐसा अप्लायंस खरीदना है जो आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उसको हम 30% कैटेगरी में डालते हैं। और 20 होता है सेविंग्स का। तो 50% आप पहले निकाल दीजिए अपनी ज़रूरतों के लिए, 30% आप मैं ये सलाह दूंगा, बहुत आसान आपके लिए बात कर देता हूँ और ये सभी के लिए है कि आप 3 बैंक अकाउंट्स खुलवाएं अपने। बैंक अकाउंट्स की तो आजकल कोई कमी नहीं है, एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट तो नॉर्मल है। 3 बैंक अकाउंट्स खुलवाएं। जैसे ही आपकी सैलरी आए, एक तो आपका सैलरी का अकाउंट हो गया, 50% आप उसमें छोड़ दें, 30% का आप फॉरेन चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर करें अपने दूसरे अकाउंट में, जिसको मैं नाम देता हूं आज 30 को ख्वाहिश अकाउंट, मतलब जो आपकी वांट्स हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपकी तमन्नाएं हैं। और 20% आप उसमें से सीधा का सीधा ट्रांसफर कर दें अपनी सेविंग्स में। तो सेविंग्स अकाउंट को वाकई सेविंग्स अकाउंट में रखें, मतलब सेविंग्स अकाउंट में पे खर्च ना करें। अब आपने जो भी निवेश करना है, और एक बहुत जरूरी बात कि सेविंग्स का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आपने जो बचत करी है, इसका मतलब यह नहीं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप 20% आप उसको सेविंग्स में ले जाइए और वहां से पैसा उठा के आप निवेश करें। अगर आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ साल में आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो बहुत आ जाएगा, पर्सनल फाइनेंस आपका बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपको देख देख के दूसरे लोग भी करने लगेंगे जब आप औरों को ये बताएंगे। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपके पास एक अच्छी खासी पूंजी जमा हो जाएगी, जिसको आप निवेश करके आप उसका रिटर्न भी ले सकते हैं, आपके आगे बड़े खर्चों में काम भी आ सकती है। यही नहीं, आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग भी साथ साथ होती जा रही है। प्लस आपका जो खर्च का एलोकेशन है वो बहुत सही तरीके से हो रहा है, ज़रूरतें अलग हो रही हैं। आप अपना जो सामान चाहते हैं कुछ महीने में आप वो खरीद भी लेते हैं, जबकि आप देखेंगे कि आपके दोस्त जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो हमेशा अपने आप को एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में महसूस करेंगे।
मेरी अभी 2 साल पहले ही शादी हुई है। हमने अभी कमाना शुरू करा है। हम दोनों की इच्छा है कि हम 2023 में एक 2 BHK का मकान खरीद लें। हम दोनों की सैलरी मिलाकर 70 से 80 हज़ार के करीब आते हैं। तो हमें किस बजट के मकान को ढूंढना चाहिए? पहले तो आपको शादी की बिलेटेड शुभकामनाएं। आप दोनों कमाते हैं, ये अच्छी बात है। 70-80 हज़ार रुपए कोई बहुत छोटी अमाउंट नहीं होती है। इसमें आप बाकायदा घर खरीद सकते हैं और देश के लाखों लोग इस बजट में मकान खरीद रहे हैं। मैं समझता हूं कि 2 BHK मकान, अगर आप किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में रहते हैं, आपको बड़े आराम से 25 से 40 लाख के बीच में 2 BHK मकान मिल जाएगा और बहुत अच्छे किस्म का मिलेगा। ये नहीं कि आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और इसकी जब आप पेमेंट करें, तो मैंने जो अभी आपसे पहले जो मुझसे पूछ रहे थे 50-30-20, तो जो वो 30 वाली कैटेगरी थी वो ख्वाहिशों की थी। ख्वाहिशों का मतलब वो 30% पैसा अपना ऐसे अकाउंट में रख रहे थे जिससे वो कल को जमा करके उसको कुछ इन्वेस्ट कर सकें या उससे कुछ खरीद सकें। अब आप क्या करें कि आप कुछ पैसा जो आपका जमा है, आप दोनों का, मान लीजिए आप 2023 में लेना चाह रहे हैं, जितना आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं आप करिए। आपकी कुछ पिछली सेविंग्स भी होंगी, कुछ आपने बचा के रखा होगा, कुछ शादी ब्याह के गिफ्ट भी आए होंगे, उन सबको इकट्ठा करके जो डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं वो करिए। बाकी आप किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या बैंक से आप एक हाउसिंग लोन लें, और आजकल हाउसिंग लोन बहुत आसानी से मिलता है। उसकी EMI आप इस हिसाब से बनवाएं कि आपकी वो जो EMI है, वो जो 70-80 हज़ार आप दोनों को मिलके कमाई होती है, उसमें से जब वो जाए तो आपको वो चुभे नहीं। मतलब आपका जो पहले तो 50% जो ज़रूरतें हैं उसको ना छेड़ा जाए, उस पर असर नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आप सेविंग्स करते हैं वो भी बरकरार रहनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो EMI अगर डेंट मारे तो आपके वो 30% वाले जो ख्वाहिशों वाला सेक्शन है उस पर मारे, वो थोड़ा भले ही कम हो जाए, पर कम से कम आप अपने मकान में आ जाएंगे। बहुत ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि जितने भी लोग किराए पे रहते हैं उनको मैं ये आज संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो आप किराया दे रहे हैं, अगर उतना ही पैसा आप EMI में देने लग जाएं तो आपका मंथली आउटफ्लो तो वही का वही है। आप देखेंगे कि कुछ साल में, 15 साल में, 20 साल में वो मकान आपका अपना हो जाएगा। यही नहीं, आप बीच में बेचना चाहते हैं, मान लीजिए मकान की वैल्यू बढ़ गई है, तो आपको वो कुछ कमाई भी करके दे जाएगा। तो ये सभी किराए पे रहने वालों के लिए मेरी सलाह है, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप मकान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक जैसा आपने पूछा, आप दोनों मिलकर कमा रहे हैं, 2023 को बिल्कुल खुशनुमा बनाइए और अपने मकान में शिफ्ट होइए। मैंने अभी कुछ साल पहले ही कमाना शुरू किया है। मैं अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद ही हस्बैंड से सलाह करके तुम अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकती हो। लेकिन अभी जिस तरह से कोरोना का समय पीछे गया है, क्या आपको ये सही लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना हेल्थ इंश्योरेंस अभी ले सकती हूँ? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, और ये मैं समझता हूँ कि जितने भी यंग लोग हैं, जो 30-35 साल से नीचे की उम्र के लोग हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि बीमारी आते टाइम कोई उम्र नहीं देखती। और मुझे लग रहा है कोरोना से अच्छा कोई भी लेसन नहीं रहेगा। कोरोना ने हमें ये सिखाया कि बीमारी की कोई उम्र नहीं होती। जहाँ पहले ये सोचा जाता था कि बीमार पड़ते हैं 50, 55, 60, 70 के बाद, ये ब्लड प्रेशर और ये हार्ट की ट्रबल और अर्थराइटिस, ये बीमारियाँ लगती हैं, पर बीमारी की कोई उम्र नहीं होती है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस मैं समझता हूँ हर युवा के पास होना चाहिए। ये इंश्योरेंस आपको अपनी रूटीन की बीमारियों के लिए कवर करता है, और भगवान ना करे कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जहां आपको 5, 10, 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ जाता है और आपके 4, 5, 6, 7, 8, 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। मुझे लग रहा है ये खर्चा ऐसा है कि जिसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं। और मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को लोन के नीचे आते हुए देखा है, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास तैयारी नहीं थी, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं था। तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवरेज देता है, बहुत सस्ता, 5,000 से लेके 10-15 हज़ार साल का कुल प्रीमियम जाता है, पर आप पूरी तरह से किसी भी मेडिकल इवेंचुअलिटी के लिए कवर्ड रहते हैं। तो जितनी जल्दी आप ये इंश्योरेंस लेंगे, उतना ही, ये भी एक बड़े मजे की बात है कि वो उतना प्रीमियम कम जाएगा, क्योंकि जो हेल्दी लोग होते हैं उनके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम कम रखती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दो दिक्कतें खड़ी होती हैं, एक तो प्रीमियम बढ़ता जाता है, दूसरा आपका मेडिकल चेकअप वो करते हैं, आसानी से आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते भी नहीं है। तो अगर आप इसको यंग एज से ही एक आदत बना लेंगे, भले ही एक खर्च है, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हेल्थ इंश्योरेंस निवेश भी है? जी नहीं, निवेश नहीं है, ये एक खर्चा है, पर यह खर्चा आपको बहुत भारी भरकम खर्च से बचा सकता है।
इसलिए उम्र मत देखिए। हम तो ये चाहेंगे आप कभी जिंदगी में बीमार ना पड़े, पर हमें कोरोना ने पिछले 2-3 साल में से सिखाया कि बीमारी की वाकई कोई उम्र नहीं होती। आमतौर पर लोग अपने रिटायरमेंट के लिए 20-22 साल की उम्र में या फिर कभी कभी तो 30-35 साल तक भी प्लानिंग नहीं करते। मुझे रिटायरमेंट के लिए असल में कब से प्लानिंग करनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि मुझे रिटायरमेंट के लिए कौन सी उम्र में सोचना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछें, मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ और इकोनॉमिक एडवाइज़र हूँ, एनालिस्ट हूँ। मैंने जब कैलकुलेशन सारी कागज़ पेंसिल लेके बहुत सालों तक करी, तो मुझे तो ये समझ में आया कि रिटायरमेंट की प्लानिंग जिस दिन आप कमाना शुरू करते हैं उस दिन से हो जानी चाहिए। अब किसी ने मुझसे पूछा कि मैं तो साहब 23 साल में मेरी नौकरी लग गई थी, तो 23 साल में आप मुझे रिटायर करने लगे हैं। मैंने कहा साहब 23 साल में आपको रिटायर नहीं करने लगे, 23 साल में आपके रिटायरमेंट की तैयारी करने लगे। तो उसने मुझे फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि साहब मेरी रिटायरमेंट तो 60 साल से पहले मैं नहीं करने वाला हूं, तो अभी तो समझिए 37 साल बाकी हैं। आप 37 साल पहले मुझे कहते हैं कि रिटायरमेंट की। मैंने कहा भैया, अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम चैन से रहना है, अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट आपको महसूस ही ना हो कम से कम फाइनेंशियली, तो आपको तैयारी अभी करनी चाहिए। एक फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, उसको कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है आप जब पैसा लगाते हैं उस पे जो इंटरेस्ट आता है, फिर उस पे जो इंटरेस्ट आता है, वो छोटा छोटा पैसा लगाया हुआ, आपको हैरान होगी। मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूं। किसी ने 1000-2000 रुपए नई नौकरी के टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया और कहना मान के बड़े दिल पे भार रख के इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि जब नई नई नौकरी होती है तो रिटायरमेंट की बात अच्छी नहीं लगती करनी, पर उसने किसी तरह जबरदस्ती शुरू कर दिया। आप मानेंगे नहीं, आज वो शख्स 45 साल के हैं और उनका ऑलरेडी 1-1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा सिर्फ उसी से हो चुका है, क्योंकि हर महीने निरंतर वो करते रहे। किसी महीने फालतू होते थे तो कर देते थे। मुझे लगता है रिटायरमेंट की प्लानिंग पहले दिन से होनी चाहिए। जिस मैंने 20% सेविंग्स की बात करी, उस सेविंग्स के भी आप 2 हिस्से कर सकते हैं। एक सेविंग्स में निवेश करें आप निवेश के लिए, दूसरा हिस्सा, छोटा हिस्सा आप निवेश करें अपने रिटायरमेंट के लिए। आज बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, इसमें SIPs हैं, इसमें कमोडिटीज़ हैं, बहुत सारे नेशनल पेंशन स्कीम है, बहुत सारे आजकल पेंशन के विकल्प उपलब्ध हैं। आप इसका ज़रूर लाभ उठाएं। ये कतई मत सोचें कि ये पेंशन की बात बुढ़ापे की बात है। हैरानी की बात होगी, पेंशन की बात जवानी की बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 2-3 सालों से काफ़ी परेशानियां हमने झेली हैं, ख़ास तौर पे कोरोना के कारण। तो इस वजह से क्या है कि लोग घूमने नहीं जा पाए। तो 2023 में लोग अपने शौक पूरा करने के लिए घूमने जाएं, लेकिन क्या इन सबके बीच इमरजेंसी फंड नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए? जी हाँ, 2023 जहां उम्मीदों वाला साल है, वहां 2023 में कुछ चैलेंजेस भी नजर आ रहे हैं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना हो। 2-3 मैं गिनवा देता हूं, और ये कतई मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको आपकी नॉलेज में डाल रहा हूं कि आपको हमें इन चीजों के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। 2023 में तो रहना ही चाहिए। पहला है कि पूरे विश्व में इस समय रिसेशन की आहट आने लगी है। यूरोप देखें, पहले से रिसेशन में जा चुका है। अमेरिका माइल्ड रिसेशन में है। तो अगर दुनिया भर में रिसेशन आता है तो हमारे इंडिया पर भी उसका कुछ ना कुछ रिपलिंग या कैस्केडिंग इफेक्ट जरूर पड़ेगा। उसका मतलब ये होगा कि हम लोगों की इनकम्स, हम लोगों की आमदनी, हम लोगों की सेविंग्स, वो सब प्रेशर में आ जाएंगी। दूसरा ये कि कोरोना हमने देखा चाइना में इस समय अपने पूरी बहार पर है, फुल ब्लूम पर चल रहा है। ऐसा खतरा माना जा रहा है कि शायद मान लीजिए यहाँ पर कोरोना की कोई आहट होती है और फिर हम लॉकडाउन पहले वाले भले ही ना देखें, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, कुछ कामकाज करने के तरीके बदल सकते हैं, हो सकता है कुछ नौकरियों को लेकर जो चिंताएं थी वो भी बने। तो इमरजेंसी फंड ऐसे में बनाना बहुत जरूरी है। और तीसरी एक और चिंता जो मैं नहीं जिक्र करना चाह रहा था, पर मैं सोचा जब मैंने 2 बता दी तो तीसरी भी बता दूं, कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जा रही हैं। रशिया यूक्रेन का हम देखें कॉन्फ्लिक्ट इतना लंबा खिंच चुका है, उसको साल हो जाएगा फरवरी में। और कोरियन पेनिनसुला में हमने देखा, जापानीज पेनिनसुला में वहां पर टेंशन है, मिडिल ईस्ट में टेंशन रहती है। तो अगर मान लीजिए ये कहीं एस्केलेट होता है तो इसका भी इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता है। किसी ने मेरे से पूछा, साहब सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, एक पुराना फिल्म का गाना है। मैंने कहा इसका असर होता है, क्योंकि अगर विश्व में आज हम एक ग्लोबल फैमिली है, कहीं भी कुछ आर्थिक संकट आता है तो उसका भारत पे असर आएगा। भारत पे असर का मतलब भारत के सिटीजन्स पर भी असर आएगा। तो इमरजेंसी फंड एक बना के रखना चाहिए। हम फिर बार बार मैं 50-30-20 का जिक्र करता हूं इसमें, वो इसलिए करता हूं क्योंकि वो मुझे एक आसान तरीका समझाने का देता है।
तो आप इमरजेंसी फंड जो आप 20% सेविंग्स कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आप इमरजेंसी फंड की तरह करें। अब ये कब काम आएगा? ये जब काम आएगा, मान लीजिए आपकी हम कभी ना विश करेंगे ना चाहेंगे, मान लीजिए नौकरी चली जाती है, या मान लीजिए आपको कोई ऑल ऑफ अ सडन ऐसा खर्च आ जाता है, आपके किसी घर के मेंबर की कोई दिक्कत आ जाती है, आपको उसकी मदद करनी पड़ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती है जहां आपको एकदम खर्च करना पड़ता है। और मैं तो इसको ऐसे सोचता हूं कि हम इमरजेंसी फंड क्यों, हम तो ये कहते हैं मान लीजिए आपका कहीं घूमने का मन कराता है, आप बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, आपको लगता है कहीं घूमने जाया जाए और वहां 1-2 लाख 3 लाख रुपए खर्च होना है, तो आपका ये जरूरी नहीं है इमरजेंसी फंड ये खाली बुरी परिस्थिति के लिए काम आए, ये आपकी अच्छी परिस्थितियों के लिए भी काम आ सकता है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारी कमाई के और हम विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो हम विदेश यात्रा पर जाने की प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, पीयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब लोग फोटो डालते हैं, किसी ने लंदन में खिंचवाई, किसी ने दुबई में खिंचवाई, किसी ने न्यूयॉर्क में जाके खिंचवाई, किसी ने सिंगापुर में खिंचवाई, तो देख के मन करता है यार हमें भी जाना चाहिए। पर जब हम पलट के अपने बैंक अकाउंट को देखते हैं, अपनी सैलरी को देखते हैं, अपनी सेविंग्स को देखते हैं, तो लगता है कहाँ ये, हम उससे पूछते हैं फ़ोन करके भैया कितना खर्चा हुआ, वो हमको कहता है जी ये तो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख लग गए थे, वगैरह वगैरह, डिपेंड करता है आप किस जगह जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये आपकी पहुंच में है? पहुंच में है जगह ही, पहुंच में है खर्चा भी, दोनों चीजें बिल्कुल पहुंच में है। इसके लिए भी आपको प्लानिंग, अगर आपने वाकई ही बाहर जाना है, मुझे लगता है कि बाहर जाने का डिसीजन ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता। मैं अमीर लोगों की बात नहीं करता, जिन लोगों की सैलरी लिमिटेड इनकम होती है उनको प्लानिंग पहले करनी पड़ती है। अगर आप, जो मैंने 30% की 50-30-20 में बात करी थी जिनको मैं ख्वाहिशें कहता हूं, मुझे लगता है अगर आप वो ख्वाहिशें वाला सेक्शन अपने जो पैसे हैं जमा करते रहेंगे, तो आप उसमें से, और शुरू में जब आप ट्रिप प्लान करें तो बहुत सारी दुनिया में जगह है जहां पर सस्ते तरीके से भी जाया जा सकता है। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, जहां पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। आप अगर वेस्टर्न साइड जाएंगे तो वहां बहुत ज़्यादा खर्च होता है। आप यूरोप सोच रहे हैं, अमेरिका सोच रहे हैं, तो वहां आपको 4-5 लाख रुपए तक भी चाहिए। पर अगर आप शुरुआत कर सकते हैं ऐसी जगह पे। और दूसरा एक बहुत ज़रूरी बात जो इसमें बताना चाहता हूं कि आजकल बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज ट्रैवल के लोन्स भी देती है, हॉलीडे लोन्स भी देती है। तो ये देखिए, पर लोन लेते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आपने अपने आप को कर्जे में नहीं दबा लेना है। पता लगा एक घर की EMI चल रही है, एक गाड़ी की EMI चल रही है, एक फ्रिज या एयर कंडीशनर, टीवी की EMI चल रही है, और साथ में आपने एक हॉलीडे की EMI भी शुरू कर दी। पता लगा कि सैलरी आती बाद में है, पहले सब EMI उसमें से कट जाती है। ऐसा मत करिए। अगर आपके फाइनेंसेस थोड़े कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा EMIs का लोड नहीं है, तो आप थोड़ा सा हिस्सा बोरो करके और आप किसी सस्ती जगह से शुरुआत करें, और धीरे धीरे करके आप उसको बिल्ड करके बाकी जगह जा सकते हैं। मुझे लगता है पूरी दुनिया घूमने की ख्वाहिश एक साथ नहीं रखनी चाहिए, धीरे धीरे करके अपनी ख्वाहिशों को बाहर लाना चाहिए। मेरी उम्र 45 साल की है और मैंने कुछ ही साल पहले होम लोन लिया है। अपने बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्चे को देखते हुए और दूसरी जिम्मेदारियों को देखते हुए मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपने होम लोन को जल्द से जल्द चुका लूं, और इसका मुझे कोई तरीका बता दीजिए। जी हाँ, जब आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन आपने देखा होगा आपका, मैं उम्मीद करता हूँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का होगा। उसमें एक टेन्योर होता है। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, अभी जब RBI ने रेपो रेट बढ़ाया, तो रेपो रेट बढ़ाते हैं तो हाउसिंग लोन भी महंगा हो जाता है उसकी। तो लोगों ने मेरे से कहा कि साहब हमारी EMI बढ़ गई। मैंने कहा आप ध्यान से देखिए, EMI नहीं बढ़ी होगी, इसका पीरियड बढ़ गया होगा। EMI वही रहती है। मान लीजिए आप 14,394 रुपये कुछ दे रहे हैं, वो उतनी चलती रहेगी। पर अगर वो 15 साल का लिया है तो बैंक अगर रेट बढ़ाएगा तो वो आपकी 18 साल या 20 साल की हो जाएगी। तो यही ट्रिक आप यूज कर सकते हैं इसको कम करने में। ट्रिक क्या है कि जब जब आपके पास लगे थोड़ा पैसा बच गया है, थोड़ा पैसा फालतू आ गया है, तो आपको जो हाउसिंग लोन कंपनी होती है वो जल्दी पे करने के लिए मना नहीं करती। EMI का ये मतलब नहीं कि आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते, आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप उस पैसे को वहां पर जमा कराते जाएं। ऐसा जब आप निरंतर कराते जाएंगे, मतलब जब जब आपके पास पैसा फालतू हो आप उसको जमा कराइए। और दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, आप हाउसिंग लोन को स्विच भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने मान लीजिए फिक्स्ड रेट पर लोन ले रखा है, अब वो बहुत महंगा हो चुका है उसके लिए, और रेट मान लीजिए कम हो गए, अभी फिलहाल तो नहीं है पर आगे जाके कम होते हैं, आप उस लोन को किसी दूसरी हाउसिंग लोन कंपनी पर ट्रांसफर भी करा सकते हैं। उससे आपका लोन का टेन्योर कम हो जाएगा। तो आप इसको रीपे करते रहें बीच बीच में भी। तो जब आप बीच बीच में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी EMI तो उतनी चलेगी, पर जो पीरियड आपका 15 साल का था शायद वो घट के 12 साल रह जाए,
शायद वो घट के 10 साल रह जाए, शायद वो घट के 5 साल रह जाए, तो आपका वो लोन जल्दी खत्म हो जाएगा अगर आप बीच बीच में अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करके इसको वापस करते रहेंगे। आखिर तो ये कर्ज है, कर्ज तो वापस देने से ही कटेगा और कर्ज वापस देने से ही कम होगा। गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए या नहीं, इसको लेकर बड़ी परेशानी रहती है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? बिल्कुल, गोल्ड बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट विकल्प निकल कर आया है गोल्ड में निवेश करने का। और मैं तो एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जब अपना रोल प्ले करता हूं तो उसमें तो मैं ये बोलता हूं कि सोने के साथ सोना, सोने के साथ सोना मतलब आप गोल्ड को लेके भूल जाइए। और गोल्ड बॉन्ड भी इसी फिलॉसफी से आता है। गोल्ड बॉन्ड पे आपको साल का 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है, हालांकि वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होता है, आप अपनी टैक्सेबल इनकम में दिखाते हैं, पर आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, गोल्ड बॉन्ड का फायदा ये है कि आपको पेपर फॉर्म में भी गोल्ड नहीं रखना पड़ता, आपके डीमैट अकाउंट में गोल्ड आ जाता है। और आप वैसे गोल्ड खरीदेंगे तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है ज्वेलरी खरीद लेते हैं, तो ज्वेलरी को कभी भी निवेश नहीं रखना चाहिए। ज्वेलरी को, क्योंकि ज्वेलरी आप जब पहनते हैं और ज्वेलरी को आप निवेश रखेंगे, जब आप जाएंगे उसको एनकैश कराने तो आपके मेकिंग चार्जेस, इम्प्योरिटीज वो ज्वेलर काट लेगा, तो जो आपने कमाई करी होगी वो सारी वॉश आउट हो जाती है। या तो आप उसको ले कॉइन्स या ब्रिक्स फॉर्म में, जो छोटे छोटे चिप्स मिलते हैं, और उससे भी अच्छा विकल्प है गोल्ड बॉन्ड्स का। सरकार इसको समय समय पर निकालती रहती है। इनका टोटल मैच्योरिटी पीरियड करीब 8 साल होता है। 5 साल बाद आप एग्जिट कर सकते हैं इसमें से। जिस प्राइस पे आप आज इसको खरीद रहे हैं और उस समय जो प्राइस होगी गोल्ड की, आपको वो प्राइस मिल जाएगी। मतलब गोल्ड के फायदे सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आपको गोल्ड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, घर में रखना सेफ नहीं है, लॉकर में भी ज्यादा गोल्ड रखना सेफ नहीं है। आपको शायद बैंकिंग के रूल्स पता होंगे कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल्स आप अपने लॉकर्स में नहीं रख सकते, तो इसलिए ये सेफ तरीका डीमैट में पड़ा रहता है। आप 5 साल बाद उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स तो गोल्ड बॉन्ड्स के अगेंस्ट लोन भी दे देते हैं उसको प्लेज करके। तो गोल्ड बॉन्ड्स के जितने भी गोल्ड के फायदे हैं, और एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गोल्ड एज अ निवेश ऑप्शन, एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैज गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। मतलब गोल्ड का आने वाले समय में मुझे ऐसा महसूस होता है कि गोल्ड की कीमत बढ़ेगी। आज भी गोल्ड 54-55 हज़ार रुपए तक पहुंचने लगा है, और आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि 60-65 हज़ार भी टच करेगा। तो आपको परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपको रखने की कोई सिरदर्दी नहीं, एनुअली आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। और एक और फायदा बता देता हूं, जब आप इसको बेचेंगे तो जो आपको कैपिटल गेन होगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा। जबकि आप हार्ड फॉर्म में अगर गोल्ड रखते हैं तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वालों को ही ये ऑप्शन मिलती है। बहुत अच्छा विकल्प है, और 2-2, 3-3 महीने बाद सरकार इसको मार्केट में लाती रहती है। अगर 2023 में मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहूं तो कैसा माहौल आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि 2023 में सरकार का रुख क्रिप्टो करेंसी की तरफ से बहुत ज़्यादा बदलता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि सरकार भी 2 खेमे में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके बिल्कुल खिलाफ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इसके खिलाफ है ना इसके फेवर में है। तो मुझे लग रहा है कि, और खासकर जब से आरबीआई ने अभी CBDC निकाला है, आपने सुना होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो रुपया जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हमारी करेंसी आने वाली है, तो इसको अभी भी इंडिया में तो करेंसी ही माना जाता है। और हमने ये देखा पिछले, आप अगर 1-2 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों को बेहिसाब लॉस हुए हैं। मतलब उन्होंने जो बिटकॉइन, एथेरियम, जो भी क्रिप्टो करेंसीज खरीदी थी, आज उनकी कीमतें नीचे आई हुई हैं, जबकि उन्होंने इस उम्मीद से खरीदी थी कि ये तो आगे आगे बढ़ता ही जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है 2023 में अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के इतने सारे ऑप्शंस हैं। हमने अभी गोल्ड बॉन्ड की बात करी, हमने स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हैं, हमने म्यूचुअल फंड्स की बात करी, हमने SIPs की बात करी, हमने पोस्ट ऑफिस की बात करी, और अब तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट, वो जो वनीला इन्वेस्टमेंट माना जाता था, जिसको बैंक के फिक्स डिपॉजिट भी 7.5-8% के करीब रिटर्न दे रहे हैं। तो अब इतने निवेश हैं, तो क्रिप्टो करेंसी को एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट मैं मानता हूं। और जब तक इसको सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती, और मुझे लग रहा है कि सरकार रिकॉग्नाइज करेगी भी इसको, तो उस तरीके से नहीं करेगी जिसकी उम्मीद की जा रही है। तो 2023 में मुझे क्रिप्टो करेंसी का कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2023 में ये जो RBI का CBDC है, ये भी और ज्यादा प्रचलित होगा। तो सरकार चाहेगी कि एज ए करेंसी हमारी रुपी ज्यादा प्रचलित हो, ना कि क्रिप्टो करेंसी जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसका कोई देखने वाला नहीं है, हैक हो जाता है, पैसे लोग गवा देते हैं, पैसों का नुकसान हो जाता है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत सारी समस्याएं क्रिप्टो करेंसी में। मुझे उम्मीद है कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने निवेश किया, वो मेरी इन बातों से सहमत होंगे। कभी कभी तो रातों की नींद भी ये क्रिप्टो करेंसी चुरा लेता है, अगर आपने बहुत सारे पैसे इसमें लगा रखे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इसमें लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। तो इसलिए 2023 में एक रेजोल्यूशन लीजिए कि आप क्रिप्टो करेंसी से दूर रहेंगे, जब तक कि भारत सरकार इसको पूरी तरह से मान्यता नहीं देती है।
मेरी उम्र 30 साल है और मैंने 22 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। पिछले 8 साल में मैंने कुछ फंड इकट्ठा किया है। अब मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ और अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं बाहर जाकर कुछ कोर्स करने का भी सोच रही हूँ। कौन सा तरीका सही होगा? मुझे एजुकेशन लोन लेना चाहिए या फिर मुझे जो मेरा फंड है उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको अपना जमा किया हुआ फंड सारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बाहर पढ़ने जाएंगी, पहले तो आपका बहुत अच्छा डिसीजन है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का, बाहर जाके को पढ़ाई करके आके और वापस आके नए सिरे से नौकरी या नए सिरे से करियर, पहले से ज़्यादा कमाई वाला करियर आई एम श्योर आप चूज़ करेंगे उस टाइम, और होगा भी। पर आप सारा का सारा अपना फंड लगा देंगी तो मुझे लग रहा है कि आप जो एजुकेशन लोन के फ़ायदे हैं उससे आप डिप्राइव हो जाएंगे। वो क्यों फ़ायदे क्या हैं कि एक इनकम टैक्स में, जैसे उदाहरण के तौर पे सेक्शन मुझे याद आ रहा है, सेक्शन 80E कहता है कि आप जब एजुकेशन लोन कहीं से लेते हैं तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट होता है वो सारा का सारा आप इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट तक में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, पर एजुकेशन लोन में ये सुविधा उपलब्ध है। तो इसलिए आप एजुकेशन पर, हाँ, इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, लोन आपका भारत में लिया हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको, भारत में पढ़ाई के लिए बेनिफिट है, इंडिया से बाहर जाने के लिए बेनिफिट नहीं है। पर फिर भी आप पूरा का पूरा अगर अपना फंड यूज कर देंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें इनसिक्योर फील होने लगेगा, फाइनेंशियली आप ड्रेन्ड आउट फील करेंगे, और आपको पढ़ाई करते टाइम ये जरूर महसूस होगा कि मैंने जो कमाया था सारा खर्च कर दिया, मैं वही की वही आ गई। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि किसी अच्छी लोन एजेंसी से, लोन बैंक से, जो भी हाउसिंग एजुकेशन लोन देते हैं उनसे आप लोन लें, और लोन लेके बड़ी रीजनेबल दरों पे दिया जाता है। और आपको एक और अच्छी बात ये बताऊं कि ज़्यादातर एजुकेशन लोन्स में ये सुविधा होती है कि उसमें एक मॉरेटोरियम पीरियड होता है। मॉरेटोरियम पीरियड का होता है कि शुरू में आपको वापस नहीं करना होता, बल्कि ज़्यादातर तो ये सुविधा देते हैं जब आपकी नौकरी लगेगी तब इसका रीपेमेंट शुरू होगा। तो कितनी अच्छी बात है कि आप लोन भी ले लें और आपको वापस भी नहीं करना है, और जब नौकरी लगेगी तो फिर से आपकी सैलरी या कमाई होनी शुरू हो जाएगी, तो आप इसको आसान किस्तों पर वापस कर सकते हैं और इनकम टैक्स का लाभ भी ले सकते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा है, सारा पैसा मत लगाइए, कुछ अपना पैसा लगा के ज़्यादातर आप एजुकेशन लोन की हेल्प लीजिए। मेरी उम्र 25 साल है और मैंने अभी कुछ साल पहले ही कमाना शुरू किया है। मेरे पेरेंट्स दोनों अच्छी जॉब करते हैं और मुझे अपनी सैलरी घर पर नहीं देनी पड़ती। तो आप मुझे क्या सजेशन देंगे कि 2023 के पहले क्वार्टर या दूसरे क्वार्टर तक मुझे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? पहले तो कहूँगा बहुत लकी हैं आप कि आपकी सैलरी टोटली आपकी है। आपकी से मेरा मतलब आपको घर खर्च नहीं करना पड़ता, आपके पेरेंट्स वेल ऑफ हैं, वो खर्च करते हैं, आपसे सैलरी नहीं मांगते हैं, आपके पास पूरी छूट है इस पैसे को करने की। पर पूरी छूट का ये मतलब नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है, उसका ये मतलब नहीं कि सब खाओ पियो मौज बनाओ। बिल्कुल इसमें से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ये 2-3 ऑल्टरनेट्स बताता हूँ, उसको आप कंसिडर करें। पहला ऑल्टरनेट है कि आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, आप वन टाइम भी लगा सकते हैं या आप SIP, आपसे पहले भी किसी ने पूछा था, और कुछ थोड़ा थोड़ा आप हर महीने भी लगाते जाएं। एक म्यूचुअल फंड ऑप्शन हो गई। अगर आप और थोड़ा एडवेंचरस हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से आप थोड़ा थोड़ा अच्छे स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ पैसा जो बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट्स होती है, मैंने अभी आपसे पहले किसी ने मेरे से पूछा था, उसमें जिक्र आया था इस बात का कि अब बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। पहले जो 4-5% इंटरेस्ट देते थे, आज वो 7-8% के बीच में इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो कुछ पैसा आप, क्योंकि वो रिलेटिवली सेफ होता है, ये जो आपको मैंने स्टॉक मार्केट्स बताया ये थोड़ा सा रिस्की होता है, जो मैंने आपके म्यूचुअल फंड्स बताया वो थोड़ा सा कम रिस्की होता है, पर उसमें भी आपने देखा होगा जब म्यूचुअल फंड का डॉक्यूमेंट होता है तो जल्दी से एक लाइन बोल देते हैं, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ब्ला 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 ब्ला। तो वो जल्दी जल्दी आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो आप थोड़ा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आप यंग हैं तो यंग लोग कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसिव इन्वेस्टमेंट ना करें, मतलब ऐसी बहुत सुस्त या बोरिंग से इन्वेस्टमेंट ना करें। तो थोड़ा पैसा आप स्टॉक मार्केट में, हम इसको ड्रिबलिंग कहते हैं, आप ड्रिबल कर सकते हैं, 6 महीने 1 साल के लिए लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। और कुछ पैसा जो मैं सभी निवेशकों को, सभी इन्वेस्टर्स को आजकल सलाह दे रहा हूं कि आपका 15 से 20% पैसा, और आपसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था, वो गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिखता है। अब किसी ने मेरे से ये पूछा कि आप बार बार गोल्ड की बात करते हैं, तो ऐसा गोल्ड में क्या ब्राइट दिखता है? गोल्ड तो खुद ही ब्राइट होता है। मैंने कहा मुझे ब्राइट इसलिए दिखता है कि गोल्ड का जो दोस्त है वो है मुसीबत,
और मुसीबत मुझे लगता है आने वाले टाइम में 2023 में या 2024 में ये मुसीबत दुनिया पे किसी ना किसी तरीके से आती रहेगी, कोरोना फॉर्म में आए या जियोपॉलिटिकल टेंशन आए, तो जैसे ही वो आएगी तो गोल्ड की प्राइस बढ़ने लग जाएगी। वैसे भी गोल्ड की प्राइस, गोल्ड में बहुत निवेश आ रहा है, तो आपको 15 से 20% अपनी सैलरी गोल्ड में लगानी चाहिए। बाकी का जो 80% है, जो मैंने आपको ये 3 जगह बताई, इसमें आप करिए। मैं आपको सलाह ये दूंगा कि किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की सलाह से इस एलोकेशन को करिए, क्योंकि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना है, कौन सा स्टॉक चूज करना है, ये आप खुद ना करें और हियर एंड से पिन मत करें। मतलब ये सुनी सुनाई पे नहीं चलना चाहिए, हमेशा किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में इन्वेस्ट करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी सैलरी आपके लिए काम करना शुरू कर देगी और आपकी सैलरी में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी भी होनी शुरू हो जाएगी। मैं 2023 के पहले क्वार्टर में अपनी शादी प्लान कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं इससे पहले अपने लिए एक मकान बुक करा लूँ। किसी ने मुझे सलाह दी कि मैं शादी के बाद हस्बैंड के साथ मिलकर अगर मकान खरीदूं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप मुझे क्या सलाह देंगे? पहले तो आपको आपकी शादी की एडवांस में कंग्रेचुलेशंस। हालांकि अभी कुछ समय है, पर हम उस समय जुड़ पाएँ नहीं जुड़ पाएँ, आपको कंग्रेचुलेट अभी से कर देते हैं। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आपके मकान का क्या साइज़ लेना चाहते हैं। हो सकता है आप अकेले लेंगे तो जो EMI बनेगी वो इतनी बनेगी कि जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप अभी ले सकते हैं। मैं तो महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की मैं हमेशा बात करता हूं और मैं समझता हूं कि हर महिला को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर किसी महिला का शादी से पहले ही अपना मकान है तो मैं समझता हूं कि उसके लिए बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। पर अगर आप थोड़ा बड़ा मकान चाहते हैं, क्योंकि जब 2 सैलरीज मिल जाएंगी आपके और आपके हस्बैंड की, तो नेचुरल बात है कि वो अमाउंट बड़ा हो जाएगा। अमाउंट बड़ा हो जाएगा तो मकान भी बड़ा हो जाएगा, मकान बड़ा होगा तो फिर EMI भी बड़ी होगी। तो ये तो आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करेगा। पर ये बात सच है कि कुछ महिलाएं, कुछ लेडीज़, कुछ गर्ल्स वो क्या चाहती हैं कि भले ही एक छोटा मकान हो, एक हमारे अपने नाम से भी हो, कल को मान लो हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर ऑल द गुड और बैड रीजंस, तो अगर आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि आपका अपना मकान पहले से ही हो फॉर सिक्योरिटी रीजंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी की वजह से आप चाहती हैं, तो आप ले सकती हैं। पर अगर आप एज ए फैमिली उसको एज ए ड्वेलिंग लेना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 2-3 महीने की बात है, वेट कर लीजिए, आने दीजिए हस्बैंड साहब को ज़िंदगी में, और जब वो आ जाएं तो दोनों की सैलरी मिला के देखिएगा और देखिए पहले वो कहाँ रहते हैं और वो किस टाइप का मकान चाहते हैं, और जब दोनों के मिला देंगे तो आप बड़ा मकान अफोर्ड कर पाएंगे। आई एम श्योर बड़े मकान में रहने का जो प्लेजर होता है वो ज़्यादा होता है। पर ये थोड़ा सा पर्सनल भी इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले बात करी, अगर वो बात है तो आप पहले भी ले सकती हैं। एज ए फैमिली लेना है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए।